हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विथ न्यूट्रिशन में आपका स्वागत है। आज मैं शुभेंदु फिर आ गया हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज की टॉपिक है ओबेसिटी, एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। इंडिया में ओबेसिटी का कोई सही स्टैटिस्टिक पाना मुश्किल है, बट अगर हम राफली एस्टिमेट करें तो देखेंगे कि इंडिया में आधे से ज़्यादा लोग ओबेसिटी के शिकार हैं, जिसमें 5 to 10% लोग जानलेवा ओबेसिटी का शिकार है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं ओबेसिटी किस किस कारण से हो सकता है। पहला है ओवर ईटिंग। हमारे देश में डेली के भागदौड़ भरे ज़िंदगी में बहुत लोग ऐसे हैं जो घर के खाने से ज़्यादा बाहर के जंक फूड ज़्यादा खाते हैं। इनमें बच्चे भी हैं। ज़्यादातर हाई इनकम ग्रुप वाले ये ज़्यादा करते हैं। इस कारण से हाई इनकम ग्रुप वाले लोगों में एब्डोमिनल कैविटी में एडिपोज टिश्यू में फैट का एक्यूमुलेशन सबसे ज़्यादा होता है। इस वजह से वो ओबेस हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेडिकेशंस के। हमारे डेली ज़िंदगी में कुछ मेडिसिन भी ओबेसिटी का कारण हो सकते हैं, जैसे कि थायराइड के मेडिसिन्स एंड स्टेरॉयड हार्मोन्स के मेडिसिन। थायराइड हार्मोन एंड स्टेरॉयड हार्मोन एक कैलोरीजेनिक हार्मोन है जो हमारे एब्डोमिनल कैविटी के एडिपोज टिश्यू में फैट का ज़्यादा एक्यूमुलेशन घटाते हैं और इंसान ओबेस हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं जेनेटिक्स एंड फैमिली हिस्ट्री के। जेनेटिक्स एंड फैमिली हिस्ट्री एक वाइटल रोल प्ले करते हैं ओबेसिटी में। एक फैमिली में अगर माँ और पिता दोनों ही ओबेस हो तो फिर 100% चांस है कि आने वाला बच्चा भी ओबेस हो। बट अगर फैमिली में माँ और पिता में से जो कोई एक ओबेस हो तो 50% चांस है आने वाला बच्चा ओबेस होने का। अब हम बात करते हैं लैक ऑफ एक्सरसाइज के, मतलब एक्सरसाइज की कमी के। और एक बात जो कहनी ज़रूरी है, डेली ज़िंदगी में हम बहुत ही ज़्यादा सेडेंटरी लाइफस्टाइल लीड करते हैं। यहाँ हम दिन के ज़्यादातर समय लैपटॉप, कंप्यूटर, टेलीविज़न और स्मार्टफोन में बिज़ी रहते हैं, स्पेशली किड्स। इस वजह से भी हमारा एब्डोमिनल कैविटी में फैट का एक्यूमुलेशन होता है और हम ओबेस हो जाते हैं। मैं बात करता हूँ लॉकडाउन की बात। लॉकडाउन में हमारा ऑनलाइन क्लासेस का बहुत ही प्रेशर था। इसी वजह से हम दिन के ज़्यादातर समय लैपटॉप, स्मार्टफोन में क्लासेस अटेंड करते थे। हमारा फिज़िकल एक्सरसाइज होता भी नहीं था। इसी कारण से हमारी लॉकडाउन में बहुत सारे लोग ओबेस हो चुके हैं, ज़्यादातर के बच्चे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं ओबेसिटी के साइन एंड सिम्टम्स के। पहला है एक्सेसिव स्वेटिंग। दोस्तों, ओबेसिटी में एक्सेसिव स्वेटिंग एक मामूली बात है। कोई ओबेस पर्सन अगर बहुत ही ज़्यादा फिज़िकल एक्सरसाइज करता है तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा स्वेटिंग करता है। इसका वजह है कि उसका जो ब्लड वेसल्स है वो बहुत ही ज़्यादा डायलेट हो जाता है और फिर जो एक्सेस कैलोरीज है वो स्वेट के थ्रू बाहर आ जाता है। इसीलिए ही एक्सरसाइज करते ही उन लोगों का एक्सेसिव स्वेटिंग होता है। अब हम बात करते हैं डबल चिन के। मतलब यहाँ पर होता है कि जो हमारा नॉर्मल चिन है उसके ऊपर और नीचे फैट का एक्यूमुलेशन ज़्यादा होता है और फिर एक और चिन तैयार हो जाता है। वहाँ पर दिखने से ऐसा लगता है कि वो एक और चिन है,
पर असल में वो एक और चीज़ नहीं है, वो फैट्स का लेयर है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं एक्सेस फैट डिपोजिशन इन एब्डोमेन एंड वेस्ट। यहाँ पर हमारा एब्डोमिनल कैविटी और वेस्ट में एडिपोज टिश्यू का बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन होता है और उसमें फैट का भी बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन होता है। इसी वजह से ही वो सब जगह बॉडी के बाकी पार्ट्स के हिसाब से ज़्यादा ही मोटे नज़र आते हैं। अब हम बात करते हैं ब्रेथलेसनेस की। यहाँ पर जब हमारी बॉडी में एक्सेस फैट का एक्यूमुलेशन होता है तो हमें सांस लेने में दिक्कतें आती है। इसी को ही कहते हैं ब्रेथलेसनेस। ओबेस पीपल में ये एक कॉमन सिम्टम है। ये हर ओबेस पर्सन में ही ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई दे पड़ता है। अब हम बात करते हैं फीलिंग टायर्ड आफ्टर एनी फिजिकल एक्टिविटी के। जैसा कि मैंने पहले ही आपको कहा था कि ओबेसिटी में अगर कोई व्यक्ति फिजिकल एक्सरसाइज करता है तो फिर उसका बहुत ही ज़्यादा स्वेटिंग होता है और इसी वजह से ही बॉडी के ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल्स बाहर आ जाते हैं स्वेट के थ्रू। इसी वजह से ही वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा फैटिग हो जाते हैं और फिर टायर्ड भी हो जाते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं ओबेसिटी के कॉम्प्लिकेशंस को लेकर। पहला है कोरोनरी हार्ट डिजीज़। कोरोनरी आर्टरी हमारा हार्ट में ब्लड को सर्कुलेट करता है। अगर यहाँ पर किसी कारण से फैट का एक्यूमुलेशन हो जाता है तो फिर हमारा ब्लड कोरोनरी आर्टरी में ठीक ठाक से सर्कुलेट नहीं हो पाता। इसी कारण से हमारा हार्ट ब्लॉक हो सकता है और लास्ट टाइम हमारा हार्ट अटैक भी हो सकता है। इसको हम कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। सेकंड, हम बात करते हैं स्ट्रोक की। जैसे कोरोनरी आर्टरी हमारे हार्ट में ब्लड को सर्कुलेट करता है, ठीक वैसे ही कैरोटिड आर्टरी हमारा ब्लड को सर्कुलेट करता है ब्रेन में। अगर इस आर्टरी में भी कोरोनरी आर्टरी की तरह फैट का एक्यूमुलेशन हो जाता है तो फिर ब्लड ठीक ठाक से सर्कुलेट नहीं हो पाता और फिर लास्ट में होता है हमारी सेरिब्रल शॉक हो सकता है और हम कोमा में चले जा सकते हैं। सेकंड, हम बात करते हैं डायबिटीज़ के। डायबिटीज़ एक कॉम्प्लेक्स डिजीज़ है। ओबेसिटी में डायबिटीज़ भी हो सकता है। ओबेसिटी में हमारा इंसुलिन हार्मोन जो है नॉन ग्लूकोजेनिक हार्मोन, ये हार्मोन क्या करता है, ये है हमारा जो ब्लड का जो एक्सेस ग्लूकोज है उसको वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके हमारा मसल और लिवर में फ्यूचर यूज़ के लिए स्टोर करके रख देते हैं। पर ओबेसिटी में इंसुलिन का काम नहीं होता ठीक ठाक से। वहाँ पर ग्लूकागॉन हार्मोन जो है एंटागोनिस्ट ऑफ इंसुलिन, मतलब इंसुलिन के विपरीत काम करता है। वो हार्मोन उसी ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके हमारे ब्लड में छोड़ देता है और फिर हमारा ब्लड का शुगर लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। इसको हम कहते हैं डायबिटीज मेलाइटस। अब हम बात करते हैं हाइपरटेंशन के। हाइपरटेंशन होता है जब ओबेसिटी में ब्लड में सोडियम का कंटेंट बढ़ जाता है, तब ये सोडियम हमारा ब्लड में प्रेशर को इंक्रीज करता है और वेसल्स को, जो ब्लड वेसल्स है उसको करते हैं कॉन्स्ट्रिक्ट। इसी कारण से हो जाता है हमें हाइपरटेंशन। इसलिए मेरा ये सलाह है कि ओबेसिटी में हमें सोडियम मतलब टेबल सॉल्ट का यूज़ कम करना होता है। अब मैं बात करता हूँ फैट का मैल एब्जॉर्प्शन। इसको हम कहते हैं स्टियाटोरिया। यहाँ पर फैट ठीक ठाक से एब्जॉर्ब नहीं होता बॉडी में और जो नॉन एब्जॉर्ब फैट है वो हमारा स्टूल के थ्रू बाहर आ जाता है। इसको ही हम कहते हैं स्टियाटोरिया और फैट का मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। अब मैं बात करता हूँ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पाल्मोनरी डिजीज़ के। यहाँ पर हमारा जो एल्वियोलर सैक है वहाँ पर फैट का एक्यूमुलेशन हो जाता है और हमारा जो गैसियस एक्सचेंज है, मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेन देन है वो
बंद हो जाता है। इसी कारण से हमें होता है ब्रेथलेसनेस, मतलब हमें ठीक ठाक से सांस नहीं आती। इसी कारण ये डिजीज़ होता है जिसको हम कहते हैं क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पाल्मोनरी डिजीज़। दोस्तों, अब हम बात करते हैं ओबेसिटी के ट्रीटमेंट के ऊपर। ओबेसिटी का ट्रीटमेंट हम 4 तरीके से कर सकते हैं। पहला तो ड्रग थेरेपी। यहाँ पर हम कुछ कुछ वेट रिड्यूसिंग ड्रग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा डाइटरी मैनेजमेंट, डाइट के थ्रू हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तीसरा फिजिकल एक्सरसाइज के माध्यम से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। चौथा बिहेवियरल मॉडिफिकेशन के द्वारा हम ओबेसिटी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। डाइट थेरेपी मतलब डाइटरी मैनेजमेंट से हम कैसे ओबेसिटी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ये मैं आपको आज विस्तार से बताऊंगा। डाइटरी मैनेजमेंट एक वाइटल चीज़ है ओबेसिटी को मैनेज करने का। डाइट में हम देते हैं वेट रिड्यूसिंग डाइट, मतलब अपना जो वेट है उसको कमा कर हम एक अच्छा सा बॉडी वेट, मतलब जो सेटिस्फैक्शन भी लाता है, वैसा वेट हम पर्सन को गेन करने का मौका देते हैं। यहाँ पर हम डाइट का जो कैलोरीज है उसको घटा देते हैं और जो एक्सेस कैलोरी हमारे बॉडी में है उसको रिड्यूस करते हैं थ्रू फिजिकल एक्सरसाइज के माध्यम से। मतलब जब हम डाइट्स में से कैलोरी को कमा देते हैं, तब जो हमारा जो कैलोरी का रिक्वायरमेंट है वो पूरा करने के लिए हमारा जो एक्सेस कैलोरी है वो बर्न होता है। इसके माध्यम से हमारा जो एक्सेस वेट है वो कम जाता है। अब हम बात करते हैं प्रोटीन का। प्रोटीन हम नॉर्मल रिक्वायरमेंट में ही देंगे, क्योंकि प्रोटीन हमारा बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट है। अगर प्रोटीन बॉडी में से कम गया तो फिर हमारा जो बॉडी है, मतलब बॉडी का जो सिस्टम्स है वो काम करना कमा देगा। इसलिए हम प्रोटीन को नॉर्मली रखेंगे। अब कार्बोहाइड्रेट का बात करता हूँ। कार्बोहाइड्रेट में हम देंगे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, हाई फाइबर कार्बोहाइड्रेट। ये सब कार्बोहाइड्रेट वेट रिड्यूसिंग के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट हम नहीं देंगे, क्योंकि सिंपल कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा कैलोरी हमें दे देगा, फिर हम फिर से ओबेस हो जाएंगे। हाई फाइबर डाइट में हम रखते हैं क्यूकम्बर्स, बनानास और कैरेट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, गुआवा, ये सब फल सब्जियां, ये सब हम रखते हैं। और ब्राउन राइस, ब्राउन ब्रेड, ये सब भी हाई फाइबर है, ये सब भी हम रखते हैं। ओट्स पोरीज इज़ वाइटल फॉर ओबेसिटी। ओट्स एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है और ये फाइबर रिच है, ये भी हम ओबेसिटी में देंगे। फैट हम एकदम से ज़ीरो नहीं करेंगे, क्योंकि फैट सॉल्युबल विटामिन्स का तो फिर डेफिशिएंसी दे हो जाएगा बॉडी में। फैट सॉल्युबल विटामिन्स, विटामिन ए, डी, ई, के, ये 4 है फैट सॉल्युबल विटामिन। इनका डेफिशिएंसी अगर हो गया तो बॉडी में बहुत बुरा इफ़ेक्ट पड़ सकता है। जैसे कि आप सभी को पता है, विटामिन ए हमारे स्किन की नरिशमेंट में बहुत हेल्प करता है और हमारे आँखों को भी तेज़ रखता है। अगर विटामिन ए का डेफिशिएंसी हो गया तो फिर हमारा नाइट ब्लाइंडनेस, ज़ेरोफ्थैल्मिया, केराटोमेलेशिया, ये सब आँखों का डिसीज़ हो सकता है। और फिनोडर्मा, टोट स्किन, ये सब स्किन के डिसीज़ भी हो सकते हैं। विटामिन के, इसको हम कहते हैं एंटी हेमोरेजिक फैक्टर। अगर इसका डेफिशिएंसी होता है तो फिर बॉडी में ब्लड का जो कोआगुलेशन का जो प्रोसेस है वो बिगड़ जाएगा और हमारा ब्लड का कोआगुलेशन ठीक ठाक से नहीं होगा। अब बात करते हैं विटामिन डी की। विटामिन डी हमारे बोन्स को, टीथों को, ये सब को स्ट्रॉन्ग रखने में हेल्प करता है। अगर इसका डेफिशिएंसी होता है तो फिर बच्चों में रिकेट और बड़ों में ऑस्टियोमेलेसिया, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये सब डिजीजेस आ जाएंगे। अब बात करते हैं विटामिन ई की। विटामिन ई हमारे इनफर्टिलिटी को प्रिवेंट करता है। अगर इसका डेफिशिएंसी होता है बॉडी में महिलाओं के लिए तो फिर इनफर्टिलिटी हो सकता है। अब मैं बात करता हूँ मिनरल्स की। मिनरल्स हम
हम देंगे, सोडियम को कमा देंगे, पोटासियम को ज़्यादा देंगे, कैल्शियम को भी हम जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट है वही अनुसार कैल्शियम भी हम देंगे। कैल्शियम, पोटासियम और सोडियम को हम ज़रा रेस्ट्रिक्ट करेंगे। कैल्शियम, पोटासियम, आयरन ये सब हम सप्लीमेंट देंगे और डाइट के थ्रू भी देंगे। ये था डाइटरी मैनेजमेंट। अब मैं बात करता हूँ फिज़िकल एक्सरसाइज की। फिज़िकल एक्सरसाइज बहुत ही ज़रूरत है, ओबेसिटी में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। अगर फिज़िकल एक्सरसाइज ना करें, सिर्फ डाइट और सप्लीमेंट्स लेते रहे तो साइड इफ़ेक्ट भी आ सकता है। फिज़िकल एक्सरसाइज में शुरुआती में हम करेंगे लाइट एक्सरसाइज, वॉकिंग से शुरुआत करेंगे, धीरे धीरे जॉगिंग, तब पुशअप्स, ये सब हम करेंगे। साइकिलिंग गुड फॉर ओबेसिटी, साइकिलिंग हम कर सकते हैं। और आखिर में मैं कहूँगा बिहेवियर मॉडिफिकेशन। बिहेवियर मॉडिफिकेशंस में होता है हम हमारे लाइफस्टाइल के कुछ चेंजेस लाकर हम ओबेसिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कहूँगा एक जगह जहाँ पर बैठ के हम रोज़ाना खाना खाते हैं वहीं पर ही बैठ के हम खाएंगे, और खाने को बहुत समय से चबा चबा के खाना, ये अच्छा होता है ओबेसिटी को प्रिवेंट करने के लिए। क्योंकि हड़बड़ी में अगर खाओगे तो फिर खाना ठीक ठाक से डाइजेस्ट नहीं होगा और वहाँ से एक्सेस फैट बॉडी में स्टोर होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए एक जगह पर बैठकर ही खाना खाना चाहिए और खाने को लॉन्ग टाइम तक चबाते रहना चाहिए। मतलब चबा चबा के हम उसे एकदम से छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं। ऐसे करने से ओबेसिटी कम होता है। और खाने के समय ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए, और खाने के समय कुछ पढ़ना लिखना ये भी नहीं चलेगा। अगर ये सब चीज़ें हम फॉलो करते हैं तो फिर हम ओबेसिटी को आराम से प्रिवेंट कर सकते हैं। थैंक यू। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए और आपकी डेली ज़िंदगी में कुछ काम आ सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी खूब सारा लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।